दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम झारखंड की प्रमुख नीतियों से, ठीक है, जिसमें औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति और अन्य नीतियां भी आती है, उससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार करें। ठीक है, जो पहला औद्योगिक नीति लाया गया था, ठीक है, झारखंड का, ठीक है, और उसके संबंध में दोस्तों आपको कहता है कि आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहली नीति की घोषणा कब हुई थी? तो ये 2001 में हुई थी, जो कि बिल्कुल सही है। दोस्तों दूसरा कथन जो कहता है, क्या कहता है कि इसमें जो है 12% विकास दर लक्ष्य किया गया था, जो कि गलत है। कितना परसेंट था दोस्तों? 10% ही इसका लक्ष्य था। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि राज्य के द्वारा इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का प्रस्ताव इसी नीति में रखा गया था। नहीं दोस्तों, इस नीति में नहीं, 2012 में। कब दोस्तों? 2012 में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है कि इस नीति के बाद राज्य में कई मेगा उद्योग, वृहद उद्योग, मध्य और लघु उद्योग की भी स्थापना हुई। ठीक है, जो कि बिल्कुल ही सही है। ठीक है, हमारा दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 2 कथन ही सही है, 1 और 4। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कथन 1 और 4 ही सही है। ठीक है, बात करें दोस्तों तो औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 2001 में हुई, और इसके तहत 10% विकास दर का लक्ष्य रखा गया, और राज्य के द्वारा जो है इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन का प्रस्ताव झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति के सफल कार्यान्वयन में निम्नलिखित में से किसका योगदान रहा है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी का ही योगदान रहा गया है। ठीक है, बात करें तो रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी, ठीक है, और राज्य खादी बोर्ड का भी, और झारक्राफ्ट का भी। ठीक है, तो दोस्तों बात करें तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि इस्पात का 25 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिनके स्वरूप झारखंड के इस्पात मंत्रालय और किसके बीच समझौता हुआ है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएमडीसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? एनएमडीसी के द्वारा ही। ठीक है, इस्पात का 25 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके स्वरूप झारखंड के इस्पात मंत्रालय और एनएमडीसी के बीच समझौता हुआ है। ठीक है दोस्तों, एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना पर झारखंड का कौन सा शहर अवस्थित नहीं है? ठीक है, बात करें धनबाद की, तो धनबाद भी अवस्थित है, हजारीबाग भी अवस्थित है, और बोकारो भी अवस्थित है। लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जमशेदपुर, जमशेदपुर में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जमशेदपुर में स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना, झारखंड का यही एक शहर है जमशेदपुर, जहाँ पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, स्वर्णिम चतुष्कोणीय महापथ परियोजना। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एवं विनिर्माण नीति 2016 के तहत कहाँ ईएसडीएम नवाचार बनाएगी? ठीक है दोस्तों, ईएसडीएम नवाचार जो है ये रांची में भी बनाएगी, जमशेदपुर में भी, और धनबाद में भी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। झारखंड सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और विनिर्माण नीति 2016 के तहत, ठीक है, रांची, जमशेदपुर, धनबाद में ईएसडीएम नवाचार बनाएगी। ठीक है, इस नीति के तहत 3 ईएसडीएम नवाचार बनाए जाएंगे। ठीक है, यह नवाचार हब होंगे, ये रांची, जमशेदपुर और धनबाद में बनाएंगे। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के, ठीक है, झारखंड राज्य को किन बंदरगाहों की निकटता इससे निर्यात करने के लिए एक आदर्श राज्य बनाती है? ठीक है, कलकत्ता की भी, हल्दिया की भी, और पारादीप की भी। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा तीनों ही। ठीक है, सभी ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल क्या कहता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड की नीति 2001 की सफलता के, ठीक है, कहता है झारखंड की नीति 2001 की सफलता को ध्यान में रखकर किस नई औद्योगिक नीति को बनाया गया था दोस्तों? ठीक है, तो 2001 के बाद झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 को बनाया गया था। ठीक है, झारखंड की नीति 2001 की सफलता को ध्यान में रखकर झारखंड औद्योगिक नीति 2012 इसी नीति को बनाई गई। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे? नेक्स्ट सवाल कहता है
कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत कहाँ मिनी टूल रूम स्थापित की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो मिनी टूल रूम कहाँ स्थापित की गई थी, रांची एंड दुमका में। कहाँ पर दोस्तों, रांची और दुमका में। ठीक है, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रांची और दुमका में ही दोस्तों झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत मिनी टूल रूम बनाई गई थी, रांची और दुमका में। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल आपका कहता है कि झारखंड में विभिन्न तकनीकों संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रणों कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसमें राज्य के निवासियों के लिए कुल कितने प्रतिशत सीट आरक्षित है। दोस्तों कुल यहाँ पर 25% सीट आरक्षित है। ठीक है, झारखंड के विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेज, अभियंत्रण कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसमें राज्य के निवासियों के लिए कुल 25% सीट आरक्षित है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि झारखंड की किस औद्योगिक नीति का लक्ष्य राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों झारखंड औद्योगिक नीति 2012 का ही ये लक्ष्य है। ठीक है, झारखंड का औद्योगिक नीति 2012 का लक्ष्य है राज्य में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड की किस औद्योगिक नीति के तहत ई गवर्नेंस, स्टार्टअप एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, झारखंड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति 2016। ठीक है, झारखंड के, ठीक है, झारखंड कहता है झारखंड की किस औद्योगिक नीति के तहत दोस्तों, तो झारखंड औद्योगिक एवं प्रोत्साहित नीति 2016 के तहत ही ई गवर्नेंस, स्टार्टअप एवं नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति 2016 का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों भारत सरकार की विभिन्न नीतियों को कौशल विकास, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी योजना इत्यादि को उचित प्रकार से लागू करना ही उसका उद्देश्य है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो बड़े उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के बीच संपर्क स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है और शोध कार्य एवं तकनीकी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहन देना ही उसका उद्देश्य है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी ही। ठीक है दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, नेक्स्ट सवाल कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि पुस्तक विकास बनाम विस्थापन के लेखक कौन है दोस्तों। तो कौन है, विक्टर दास। कौन है दोस्तों, विक्टर दास। ठीक है दोस्तों, यही ही पुस्तक विकास बनाम विस्थापन के लेखक हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति को कितने अध्याय में विभाजित किया जाता है। दोस्तों इसे 9 अध्याय में विभाजित किया जाता है। कितने अध्याय में, 9 अध्याय में। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे, ठीक है, क्या कहता है कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन तथा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन दोनों का प्रभाव मूल्यांकन जन सुनवाई के, ठीक है, मूल्यांकन जन सुनवाई के द्वारा कितने दिनों के अंदर पूरा कर लेना चाहिए दोस्तों। इसे 30 दिनों के अंदर जो है इसे पूरा कर लेना चाहिए। कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिन। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ठीक है, कहता है कि राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर उपायुक्त के स्तर के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, जब अनैच्छिक विस्थापन से प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 100 या उससे अधिक होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कितनी, 100 या उससे अधिक। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत अनैच्छिक विस्थापन की संभावना है तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर, ठीक है, आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होता है। तो दोस्तों 15 दिन। ठीक है, 15 दिन के अंदर ही, ठीक है, आदेश के माध्यम से गाँव के क्षेत्र अथवा स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होता है। ठीक है, जहां अनैच्छिक विस्थापन की संभावना है। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के 15 दिनों के अंदर आदेश के माध्यम से गांव के क्षेत्र अथवा स्थान को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है आपसे, ठीक है, क्या कहता है कि सर्वेक्षण एवं ब्यूरो की मसौदे के, ठीक है, सर्वेक्षण एवं ब्यूरो के मसौदे के प्रकाशन की तारीख से कितने दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करें
और अगले डैश दिनों के अंदर पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यूरो के साथ उसके संबंध में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति आम सूचना हेतु संबंधित ग्राम तथा पंचायत को भेजी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों बात करें तो सर्वेक्षण एवं ब्यूरो के मसौदे की प्रकाशन तारीख से 15 दिनों के अंदर, ठीक है दोस्तों, 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर, ठीक है 15 दिनों के अंदर नहीं, सर्वेक्षण एवं ब्यूरो की मसौदे के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने पर इस संबंध में 15 आपत्तियों पर विचार करे और अगले 15 दिनों के अंदर, ठीक है अगले 15 दिनों के अंदर, ठीक है पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक सर्वेक्षण के ब्यूरो के साथ उसके संबंध में अपनी सिफारिश राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे तथा इसकी एक प्रति आम सूचना हेतु संबंधित ग्राम तथा पंचायत को भेजी जाएगी। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 15 दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ठीक है क्या कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अगर 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में आपको किससे परामर्श किया जाता है। ठीक है, कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में 100 या इससे अधिक अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के अनैच्छिक विस्थापन के मामले में किससे परामर्श किया जाता है दोस्तों, तो जनजातीय सलाहकार परिषद से। ठीक है, हमारा उत्तर जगह ऑप्शन नंबर डी जनजातीय सलाहकार परिषद से परामर्श किया जाता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ठीक है कहता है कि प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर है, ठीक है और जिसका घर अधिकृत कर लिया गया हो तो प्रत्येक एकल परिवार को कितने तक लागत के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि ग्रामीण क्षेत्र में 10 डेसिबल और अमीरी शहरी क्षेत्र में 5 डेसिबल। ठीक है, तो ए और बी में से ही कोई एक। ठीक है, प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर है और जिसका घर अधिकृत कर लिया गया हो तो प्रत्येक एकल परिवार को कितने तक की लागत के लिए दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र में 10 डेसिबल और दोस्तों अमीरी शहरी क्षेत्र में 5 डेसिबल लागत के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि आप बताइए। ठीक है, क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। ठीक है, कहता है कि विस्थापित परिवार के पास यदि पशु हो तो पशुशाला के निर्माण के लिए 25,000 की राशि प्रदान की जाएगी। दोस्तों नहीं, कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों, तो 35,000। कितनी दोस्तों, 35,000। ठीक है, ठीक है कितनी राशि, 35,000। और फिर कहता है यदि प्रभावित परिवार जिसके पास पक्की दुकान या गुमटी है जिससे वह व्यवसाय करता है और विस्थापित हुआ है तो दुकान निर्माण के लिए 40,000 की राशि दी जाएगी। नहीं दोस्तों, कितनी दोस्तों, 50,000 की राशि दी जाएगी। ठीक है दोस्तों बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विस्थापित परिवार के पास यदि पशु हो तो पशुशाला निर्माण के लिए 35,000 और पक्की दुकान या गुमटी या जिससे वह व्यवसाय करता है, बिजनेस करता है और विस्थापित हुआ है तो दुकान के निर्माण हेतु 50,000 का उसे वित्तीय सहायता दिया जाएगा। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि राज्य सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की, ठीक है वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें आयोजित की जाती है। ठीक है दोस्तों, वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित की जाती है। राज्य सरकार की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे कि पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना में शिकायतों का समयबद्ध निपटाना करने हेतु, ठीक है राज्य सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण की। ठीक है, किसकी, त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण की। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना में शिकायतों का समयबद्ध निपटाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है त्रिस्तरीय न्यायाधिकरण की नियुक्ति की जाएगी। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, अगला सवाल कहता है आपसे, ठीक है कहता है कि झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता की अधिकार नियमावली 2015 की किस धारा के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का आकलन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के किस धारा के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा दोस्तों, तो धारा 4 के अंतर्गत। किस धारा के अंतर्गत दोस्तों, धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत ही सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा। ठीक है, झारखंड भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्स्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के धारा 4 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव का आकलन कराया जाएगा।
दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कृषि मजदूर, ठीक है, कृषि मजदूर, लघु व्यापारी एवं अन्य कारीगर को पुनर्वास और पुनर्स्थापना हेतु कितने दिनों का वर्तमान दर से, ठीक है, मजदूरी भुगतान किया जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों 200 दिन। कितने दिन? 200 दिन, ठीक है, 200 दिनों का वर्तमान दर से मजदूरी भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल कहता है कि किसी भी जिले में बहुफसलीय सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जा सकती? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2%, ठीक है, किसी भी जिले में बहुफसलीय सिंचित क्षेत्र के 2% से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जा सकती है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड भूमि अर्जन पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली 2015 के आलोक में आप निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें, ठीक है। क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि किसी भी जिले में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का चौथाई क्षेत्र से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही सही है। फिर कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने पर भूस्वामियों को भूमि के बाजार पर मूल्य का 4 गुना तथा शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य का 2 गुना मुआवजा का भुगतान किया जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा दोनों ही कथन सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बात करें तो किसी भी जिले में बहुफसली सिंचित क्षेत्र का 2% से ज़्यादा अर्जित नहीं की जा सकती है, ठीक है, और किसी भी जिले में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 1/4 क्षेत्र से ज़्यादा जमीन अर्जित नहीं की जाएगी। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा था, ठीक है। दोस्तों 2001 में कितना रखा था दोस्तों, ठीक है, 2001 में रखा था आपका 10%, ठीक है, और 2012 में रखा आपका 12%, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में आप बताइए कि सही कथन क्या है दोस्तों, ठीक है। 2012 के संदर्भ में कहता है औद्योगिक विकास दर 10% रखा गया था लक्ष्य, जो कि बिल्कुल ही गलत है दोस्तों, जबकि यहाँ 12% रखा गया था, ठीक है। फिर कहता है कि 22 से 25 करने का लक्ष्य जो है उद्योग का जीडीपी में योगदान था, नहीं दोस्तों, कि तथा 30 से 40% का लक्ष्य, ठीक है, 30 से 40% करने का लक्ष्य था उद्योग का जीडीपी में योगदान, ठीक है, ये था। और 22 से 25 करने का लक्ष्य था 20 लाख लोगों को रोजगार अवसर देना, ठीक है, यही सही है, ठीक है। 22 से 25% करने का लक्ष्य था 20 लाख लोगों को रोजगार अवसर देना, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ से शुभारंभ किया गया, ठीक है, यह किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत। किस औद्योगिक नीति के तहत दोस्तों? झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत गोड्डा में हैंडलूम मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ से शुभारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ठीक है, कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से किस नीति का संबंध 2015 से है, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें तो झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का संबंध किससे है? 15 से है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति का संबंध किससे है दोस्तों? 2015 से है। और झारखंड निर्यात नीति का भी संबंध किससे है दोस्तों? 2015 से ही है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी 2015 से संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया क्षेत्र के किस वृक्ष का रोपण किया गया था, जहां वर्तमान में से 4000 से 5000 क्विंटल फल का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काजू। क्या हो जाएगा दोस्तों? काजू, ठीक है। जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया क्षेत्र में काजू वृक्ष का रोपण किया गया था, जहां वर्तमान में से 4000 से 5000 क्विंटल फल का उत्पादन हो रहा है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था दोस्तों, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं JF हैबिट के द्वारा, ठीक है। झारखंड में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था JF हैबिट के द्वारा ही। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि न्यू ह्यूमन, ठीक है, न्यू ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग के द्वारा विलुप्त की दुख का क्या कारण बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों पहला तो कारण ये है कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है, और डाइक्लोफिनेक दवा का उपयोग भी किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारा उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों ही। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है कि PMIS का विस्तार रूप बताएं, ठीक है। PMIS का विस्तार रूप बताएं, PMIS का विस्तार रूप बताएं। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या हो जाएगा? प्लांटेशन मैनेजमेंट, ठीक है,
एक मिनट क्या हो जाएगा, प्लांटेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है आपका कि झारखंड के रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट के निर्माण के लिए एसएल इंफ्रा और किस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो किस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है दोस्तों, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिताची के साथ। ठीक है, झारखंड के रांची से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट के निर्माण के लिए एसएल इंफ्रा और हिताची कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य एक्शन प्लान 2014, ठीक है, झारखंड राज्य एक्शन प्लान 2014 SAPCC के अनुसार संवेदनशील जिला कौन सा है। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरायकेला खारसावा ही संवेदनशील जिला है। झारखंड राज्य एक्शन प्लान SAPCC के अनुसार संवेदनशील जिला कौन सा है, तो सरायकेला खारसावा। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कहता है आपसे कि भारत में, ठीक है, कहता है कि भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, इनमें से कितने झारखंड में स्थित है, तो इनमें से आपका 3 जो है ये झारखंड में स्थित है। झारखंड, भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, इनमें से आपका झारखंड में 3 स्थित है। चलिए अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है। ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो जलवायु क्षेत्र है ये यहाँ पर स्थित ही नहीं है झारखंड में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मध्य एवं उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश है, पश्चिमी पठारी प्रदेश है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, लेकिन दोस्तों उत्तर मध्य पठारी प्रदेश यहाँ पर नहीं है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति किस सम्मेलन से मिली। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की समिति जो है ये किस सम्मेलन से मिली दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वार्सा सम्मेलन से। ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की सहमति वार्सा सम्मेलन से ही मिली। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे, ठीक है, मैं सारे ही ऑप्शन को अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों झारखंड में बागवानी को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किसके द्वारा माइक्रो ड्रिप टपक सिंचाई नामक योजना प्रारंभ की गई दोस्तों। ठीक है, तो टपक सिंचाई योजना प्रारंभ की गई है जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, झारखंड में बागवानी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा माइक्रो ड्रिप टपक सिंचाई नामक योजना प्रारंभ की गई है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है आपसे कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खारसावा किस कृषि उप जलवायु क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य एक्शन प्लान 2014 के क्या उद्देश्य है। ठीक है, कहता है कि झारखंड राज्य एक्शन प्लान जो है 2014 के आखिर क्या उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों झारखंड के सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में, ठीक है, क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना ही उसका उद्देश्य है। बात करें तो कोयला और खनन आधारित उद्योग से उत्पन्न प्रदूषण को नियंत्रण रखना, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों की पहचान भी करना। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी ही। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल आपसे कहता है, क्या कहता है, कहता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है निम्न में से क्या झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्य नहीं। ठीक है, वर्षा जल का संचयन, उद्योगों को पर्यावरण मित्र बनाना, गैर परंपरागत ऊर्जा पर बल देना। तो दोस्तों सभी ही कार्य जो है किसके हैं, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किस नीति को लागू किया गया था दोस्तों। तो झारखंड ऊर्जा नीति 2012। ठीक है, झारखंड ऊर्जा नीति 2012 को ही, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसी नीति को लागू किया गया था। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा झारखंड में प्राय नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका भूकंप भी देखने को मिलता है, ठीक है, सूखा भी देखने को मिलता है, हाथियों का उत्पात भी मिलता है, लेकिन भूस्खलन यहाँ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कहता है कि यदि किसी क्षेत्र में 25 से 50% तक सामान्य से कम वर्षा हो तो वह सूखे के किस श्रेणी में आएगा दोस्तों। तो वो जो है मध्यम श्रेणी में आएगा। किस श्रेणी में,
मध्यम श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 25% से कम वर्षा हुआ तो ये सामान्य श्रेणी में आएगा। ठीक है, सामान्य सूखा। सामान्य से 25 से 50% कम वर्षा में आएगा तो दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे, मध्यम सूखा। और दोस्तों अगर हम बात करें तो सामान्य से 50% कम वर्षा होगा तो दोस्तों इसे गंभीर सूखा कहेंगे। ठीक है, सामान्य से 25% कम तो दोस्तों सामान्य सूखा। सामान्य से 25 से 50% कम वर्षा तो मध्यम सूखा, और सामान्य से 50% कम वर्षा तो दोस्तों इसे गंभीर सूखा कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो दोस्तों बात करें तो गोड्डा भी बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिला है, साहिबगंज भी, दुमका भी और पाकुड़ भी। ठीक है, ये चारों ही संथाल परगना के जो जिले हैं ये चारों ही बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है। चलिए दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि बताइए कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों कब हुआ था, 28 मई 2010 को। ठीक है, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ 28 मई 2010 को। दोस्तों बात करें तो अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन हुआ। कब हुआ, 2004 में, अक्टूबर 2004 में झारखंड में आपदा विभाग का गठन हुआ। और 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 का 1 के आधार पर किया गया। ठीक है,